नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो अस्पतालों में बहुत आम है, लेकिन जिसके पीछे काफी आप कह सकते हैं विज्ञान और सावधानी है। ऑक्सीजन इनहेलेशन। जी हाँ, मतलब मरीजों को अतिरिक्त ऑक्सीजन देना। बिल्कुल। और ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। सही कहा। हमारे पास जो सामग्री है वो खास तौर पर इसकी प्रक्रिया और नर्सिंग देखभाल पर ही फोकस करती है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या, क्यों जरूरी है और सबसे अहम, इसे सुरक्षित और सही तरीके से कैसे किया जाए, है ना? मतलब सुरक्षा और सही तकनीक। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऑक्सीजन इनहेलेशन आसान शब्दों में कहें तो ये एक तरीका है जिससे हम मरीज को हवा में मौजूद सामान्य ऑक्सीजन, जो करीब 21% होती है, उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन देते हैं। अच्छा। इसके मकसद कई हो सकते हैं, जैसे सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है, जैसे डिस्पनिया कहते हैं, उसे कम करना। या फिर खून में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, मतलब हाइपोक्सीमिया या हाइपोक्सिया, उसे ठीक करना या होने से रोकना। और कभी-कभी मरीज को सांस लेने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो उस तनाव को कम करने के लिए भी देते हैं। और ये ऑक्सीजन आती कहाँ से है, मतलब अस्पतालों में? मुख्य तौर पर दो स्रोत होते हैं। या तो दीवार में लगे आउटलेट होते हैं जो सेंट्रल सप्लाई से जुड़े होते हैं, हाँ, देखा है मैंने। या फिर पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं। ठीक है, अब आते हैं सुरक्षा पर, जिसका आपने जिक्र किया, और हमारी सामग्री भी इस पर बहुत जोर दे रही है। सबसे पहली चीज तो वो नो स्मोकिंग साइन है। हाँ बिल्कुल, धूम्रपान निषेध, ये शायद सबसे जानी मानी चेतावनी है। हाँ, और साथ में ये भी कि माचिस, लाइटर या कोई भी ऐसी चीज जिससे आग लग सकती है, उससे मरीज से दूर रखना है। ये क्यों इतना जरूरी है? देखिए, इसके पीछे सीधा विज्ञान है। ऑक्सीजन खुद नहीं जलती, पर ये आग को बहुत तेजी से भड़काती है। मतलब इसकी मौजूदगी में चीजें कहीं ज्यादा आसानी से और तेजी से जल सकती हैं आम हवा के मुकाबले। अच्छा। इसीलिए जहां ऑक्सीजन थेरेपी चल रही हो, वहां जरा से भी चिंगारी या आग बहुत खतरनाक हो सकती है। और एक और बात जो शायद कम लोग जानते हैं, ऑक्सीजन उपकरणों पर कभी भी तेल या ग्रीस नहीं लगाना चाहिए। तेल या ग्रीस? अरे ये क्यों? थोड़ी सी चिकनाई से क्या होगा? नहीं, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तेल या पेट्रोलियम बेस्ड कोई भी चीज, जैसे वैसलीन वगैरह भी, जब वो हाई प्रेशर ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो उनमें अपने आप आग लग सकती है। स्पॉन्टेनियस कंबशन जिसे कहते हैं, बिना किसी बाहरी चिंगारी के। बाप रे, ये तो वाकई गंभीर बात है। हाँ, इसीलिए वॉल्व हो या रेगुलेटर, कहीं भी तेल या ग्रीस नहीं। और अगर मरीज के नथनों में सूखापन है तो भी पेट्रोलियम जेली की जगह पानी में घुलने वाला लुब्रिकेंट इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। अच्छा, सामग्री में कुछ और सुरक्षा अलर्ट्स भी हैं, जैसे मरीज को मास्क या कैन्यूला लगाने से पहले ऑक्सीजन फ्लो शुरू कर देना चाहिए। इसका क्या कारण है? हाँ, इसका तर्क ये है कि आप पक्का कर लें कि ऑक्सीजन आ रही है, उपकरण काम कर रहा है, और जैसे ही आप लगाएं, मरीज को ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाए। ठीक है। और साथ ही ये भी देख लेना होता है कि ऑक्सीजन की ट्यूब कहीं मुड़ी या दबी तो नहीं है, जिससे फ्लो रुक जाए। और जाहिर है, मरीज पर लगातार नजर रखना तो है ही। इसी से जुड़ा एक और पहलू है ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब ऑक्सीजन को नम करना। क्या सूखी ऑक्सीजन सच में इतनी दिक्कत करती है? हाँ, कर सकती है, खासकर अगर ऑक्सीजन लंबे समय तक देनी हो या फिर फ्लो रेट ज्यादा हो। सूखी गैस नाक, गले और सांस की नली के अंदरूनी परत को, जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, सुखा सकती है। उससे क्या होता है? उससे मरीज को जलन हो सकती है, बेचैनी, नाक से खून भी आ सकता है, या बलगम गाढ़ा हो सकता है। तो ह्यूमिडिफायर बॉटल में स्टेराइल पानी डालकर ऑक्सीजन को उसमें से गुजारते हैं, जिससे वो नम हो जाती है और ये दिक्कतें कम होती हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ आराम के लिए नहीं बल्कि असल में जटिलताओं से बचाव के लिए है। और आराम की बात करें तो मरीज के ओवरऑल कंफर्ट का भी ध्यान रखना है, जैसे दर्द कम करना, ठंड न लगे, भूख प्यास, इन सब चीजों का ख्याल रखना। क्या इसका ठीक होने से सीधा कोई कनेक्शन है? बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। देखिए, जब मरीज आराम में होता है, उसका स्ट्रेस कम होता है, तो शरीर अपनी पूरी ऊर्जा ठीक होने में लगा पाता है। दर्द या ठंड जैसी चीजें शरीर पर अतिरिक्त बोझ डालती हैं। बात तो सही है। एक और चीज जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है मरीज को बिस्तर में थोड़ी बहुत हरकत करने के लिए कहना। कई बार क्या होता है, मरीज ऑक्सीजन लगी होने की वजह से हिलने डुलने से डरते हैं। हाँ, ये तो लगता ही है। डरेंगे कि कहीं ट्यूब न निकल जाए। पर हिलना डुलना क्यों जरूरी है?
अगर मरीज बहुत देर तक एक ही पोजीशन में लेटा रहे तो फेफड़ों के निचले हिस्सों में फ्लूइड जमा हो सकता है। इससे हाइपोस्टैटिक निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। और ब्लड सर्कुलेशन भी धीमा पड़ सकता है, जिससे खून के थक्के यानी ब्लड क्लॉट बनने का रिस्क रहता है। तो थोड़ी बहुत मूवमेंट जैसे करवट बदलना, पैरों को चलाना, ये सब इन चीज़ों को रोकने में मदद करता है। और हाँ, मुंह की सफाई भी ज़रूरी है, क्योंकि मुंह भी सूख जाता है ऑक्सीजन से। ठीक है, ये तो हुई आम सावधानियां और देखभाल की बातें। लेकिन कुछ खास कंडीशंस के लिए भी चेतावनी है, जैसे सीओपीडी के मरीजों के लिए। हाँ, इसमें कुछ अलग है क्या? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और अक्सर इसमें गलती हो जाती है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि भाई सांस की दिक्कत है तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन दो उतना अच्छा। हाँ, लॉजिकल तो यही लगता है। लेकिन जिन मरीजों को लंबे समय से सीओपीडी है, उनका सिस्टम थोड़ा अलग रिस्पॉन्ड करता है। देखिए, हम लोगों में खून में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का लेवल बढ़ता है तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि सांस लो। राइट। पर क्रॉनिक सीओपीडी वालों में उनका शरीर हाई CO2 लेवल का आदी हो जाता है, तो उनमें सांस लेने की जो मेन ड्राइव होती है वो खून में ऑक्सीजन के कम लेवल से आती है। अच्छा, मतलब उल्टा। हाँ, एक तरह से। तो अगर हम उन्हें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दे दें तो खून में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, तो दिमाग को सांस लेने का सिग्नल मिलना कम हो जाएगा। बिल्कुल। वो ड्राइव दब सकती है। इससे सांस धीमी या बहुत उथली हो सकती है, जो खतरनाक है। इसीलिए सीओपीडी मरीजों को ऑक्सीजन बहुत कंट्रोल में, अक्सर कम फ्लो रेट पर दी जाती है। ये तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और एक और चेतावनी है हाइपरवेंटिलेशन के बारे में। जब कोई बहुत तेज और गहरी सांसें ले रहा हो, सामग्री कहती है कि इसमें ऑक्सीजन कभी इस्तेमाल न करें। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइपरवेंटिलेशन में दिक्कत आमतौर पर ऑक्सीजन की कमी की नहीं होती। ज्यादातर ये एंग्जाइटी या पैनिक अटैक से होता है और इसमें शरीर से जरूरत से ज्यादा CO2 बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन देने से असली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अच्छा, और ऑक्सीजन बंद करने को लेकर भी कुछ खास हिदायत है? हाँ, खासकर जब मीडियम से हाई कॉन्सेंट्रेशन जैसे 30% से ज्यादा दी जा रही हो तो उसे एकदम से बंद नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर मरीज ठीक लग रहा है तो? क्योंकि शरीर उस हाई ऑक्सीजन लेवल का आदी हो जाता है। अचानक बंद करने से खून में ऑक्सीजन का लेवल एकदम से गिर सकता है, जिसे रीबाउंड हाइपोक्सीमिया कहते हैं। ओह, अच्छा। इसलिए ऑक्सीजन को धीरे धीरे डॉक्टर की सलाह पर स्टेप्स में कम किया जाता है और इस दौरान मरीज की हालत, ऑक्सीजन लेवल या जरूरत पड़े तो ABG यानी आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस से लगातार मॉनिटरिंग जरूरी है। और हाँ, इन्फेक्शन कंट्रोल का भी ध्यान रखना है। ग्लव्स पहनना अगर रेस्पिरेटरी सिक्रीशन के संपर्क में आने का चांस हो। ठीक है, ये सुरक्षा और सावधानियां तो समझ आ गईं। अब आते हैं असल प्रक्रिया पर। नेजल कैन्युला विधि काफी आम है ना? उसके लिए क्या-क्या सामान चाहिए होता है? हाँ, नेजल कैन्युला बहुत कॉमन है, खासकर कम या मीडियम फ्लो रेट के लिए। सामान में चाहिए होगा ऑक्सीजन का सोर्स यानी दीवार वाला आउटलेट या सिलेंडर, फिर एक फ्लो मीटर जो सोर्स से जुड़ेगा, ह्यूमिडिफायर बॉटल जिसमें स्टेराइल पानी भरेंगे, और फिर नेजल कैन्युला खुद सही साइज का। इन सबको जोड़ने वाली कनेक्टिंग ट्यूबिंग, और हाँ, ग्लव्स जरूर। अगर सिलेंडर है तो स्टैंड और रेगुलेटर भी, और वो नो स्मोकिंग वाला साइन बोर्ड। ठीक है, तो प्रक्रिया शुरू करने से पहले सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला और सबसे जरूरी काम डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन या ऑर्डर ध्यान से चेक करना। तारीख, समय, कितनी ऑक्सीजन देनी है, मतलब फ्लो रेट लीटर प्रति मिनट में, और किस तरीके से देनी है, कैनुला से या मास्क से, ये सब लिखा होना चाहिए। हाँ, ताकि कोई गलती ना हो। बिल्कुल, मेडिकेशन एरर से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसके बाद हाथ धोना या सैनिटाइज करना और ग्लव्स पहनना। ठीक है, ऑर्डर चेक, हाथ साफ। अब आगे? अब उपकरण तैयार करेंगे। ह्यूमिडिफायर बॉटल में स्टेराइल पानी भरें करीब 2/3 तक। अगर सिलेंडर यूज कर रहे हैं तो रेगुलेटर लगाने से पहले वॉल्व को हल्का सा खोलकर तेज धार से थोड़ी ऑक्सीजन निकाल दें। इसे क्रैकिंग कहते हैं, ताकि वॉल्व पर कोई धूल वगैरह हो तो हट जाए। अच्छा। फिर रेगुलेटर और फ्लोमीटर लगाएं, कैनुला को ट्यूब से जोड़ें और ट्यूब का दूसरा सिरा ह्यूमिडिफायर के आउटलेट से कनेक्ट करें। आपने पहले कहा था कि कैनुला लगाने से पहले फ्लो चालू करना है, और सामग्री में लिखा है कि फ्लो को हाथ पर चेक भी करना है, 2-3 लीटर पर सेट करके। सिर्फ मीटर देखना काफी नहीं। मीटर तो बताएगा कि कितनी ऑक्सीजन निकल रही है, लेकिन हाथ पर महसूस करने से यह पक्का हो जाता है कि ऑक्सीजन ट्यूब और कैनुला से होते हुए असल में बाहर आ रही है। कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं। हाँ, ये बात तो है। ये एक सिंपल सा सेफ्टी चेक है। और यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि नेजल कैनुला से आमतौर पर 6 लीटर प्रति मिनट से ज्यादा फ्लो नहीं देते। 6 लीटर की लिमिट क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा फ्लो रेट पर ह्यूमिडिफायर के बावजूद नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा सूख सकती है।
और मरीज को बहुत तकलीफ हो सकती है। अगर ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो फिर मास्क वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ओके। और एक बहुत जरूरी कदम, मरीज को समझाना। उन्हें बताएं कि आप क्या करने वाले हैं और क्यों। हाँ, ये तो जरूरी है। उनकी चिंता कम होगी और वो सहयोग भी करेंगे। बिल्कुल। जानकारी देने से मरीज का डर कम होता है और वो ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। पूरी प्रक्रिया आसान हो जाती है। ठीक है, मरीज को बता दिया सामान तैयार है, फ्लो चेक कर लिया। अब कैन्यूला लगाना है। कैसे लगाते हैं इसे? कैन्युला के आगे 2 छोटे से सिरे होते हैं, प्रोंग्स, जो थोड़े मुड़े हुए होते हैं। उन्हें आराम से मरीज के नथुनों में डालते हैं, ऐसे कि उनका मुड़ाव नाक के अंदर की तरफ हो। अच्छा। फिर ट्यूब को कानों के पीछे से ले जाते हैं और ठोड़ी के नीचे एक स्लाइडिंग एडाप्टर होता है, उसे ऊपर खिसकाकर फिट करते हैं। बस इतना टाइट कि कैनुला हिले नहीं, पर इतना ढीला कि मरीज को चुभे नहीं या स्किन पर निशान न पड़े। और ट्यूब में थोड़ी ढील जरूर छोड़ें ताकि मरीज हिले डुले तो कैनुला खिंचकर निकल न जाए। लग गया कैनुला। अब इसके बाद कहा गया है कि मरीज को नाक से सांस लेने और मुंह से सांस छोड़ने को कहें। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। जब मरीज नाक से सांस लेता है तो ऑक्सीजन सीधी अंदर फेफड़ों की तरफ जाती है। अगर मुंह से सांस लेगा तो कमरे की हवा भी साथ में ज्यादा जाएगी और नाक से दी जा रही ऑक्सीजन का कुछ हिस्सा बाहर निकल सकता है, तो ऑक्सीजन की डिलीवरी कम इफेक्टिव हो सकती है। ओह अच्छा, तो नाक से सांस लेना बेहतर है। हाँ, कैनुला ठीक से लग जाए फिर फ्लो मीटर को डॉक्टर के बताए हुए रेट पर सेट करना है, ना कम ना ज्यादा। ज्यादा क्यों नहीं? मतलब अगर सीओपीडी मरीज नहीं है तो थोड़ी ज्यादा देने में क्या हर्ज है? देखिए, लंबे समय तक बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन देने से ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है। ये फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए जो प्रिस्क्राइब किया है उसी रेट पर देना जरूरी है। समझ गए। कैनुला लग गया, फ्लो सेट हो गया। अब देखना है कि मरीज कैसा महसूस कर रहा है। आराम से है, सांस लेने में तकलीफ कम हुई, स्किन का कलर ठीक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कैसा है अगर मॉनिटर लगा है तो। और हाँ, कमरे के दरवाजे पर या बिस्तर के पास नो स्मोकिंग का साइन जरूर लगाना है। हाँ, वो तो है ही। और फिर आता है बहुत जरूरी हिस्सा, डॉक्यूमेंटेशन, यानी सब कुछ रिकॉर्ड करना। क्या क्या लिखना होता है इसमें? इसमें लिखना होता है किस तारीख और समय पर ऑक्सीजन शुरू की, कौन सा तरीका इस्तेमाल किया, जैसे नेजल कैन्युला, फ्लो रेट कितना था लीटर प्रति मिनट में, मरीज की सांस की स्थिति कैसी थी, रेट पैटर्न, कोई दिक्कत तो नहीं, स्किन का कलर, सैचुरेशन लेवल और मरीज का रिस्पॉन्स कैसा रहा। ये सब लिखना इतना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है? नहीं, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। अगर हम इसे पूरी देखभाल के नजरिए से देखें तो सही डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। अगली शिफ्ट वाला स्टाफ इसी रिकॉर्ड से जानेगा कि क्या चल रहा है, मरीज की हालत कैसी है। हाँ, सही बात है। इससे मरीज की प्रोग्रेस ट्रैक होती है और अगर कोई दिक्कत आ रही है जैसे ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के लक्षण, तो वो जल्दी पकड़ में आ सकते हैं। अगर रिकॉर्डिंग ठीक नहीं होगी तो कंफ्यूजन हो सकता है, इलाज में गड़बड़ी हो सकती है। और हाँ, प्रक्रिया के बाद अपने सीनियर या डॉक्टर को रिपोर्ट करना भी जरूरी है। तो ये शुरू करने और रिकॉर्ड करने की बात हो गई, पर काम यहीं खत्म नहीं होता। लगातार देखभाल और रख रखाव भी जरूरी है। किन चीजों का ध्यान रखना होता है? हाँ, ऑक्सीजन थेरेपी चलती रहती है तो देखभाल भी चलती रहती है। रेगुलरली चेक करना होता है कि ह्यूमिडिफायर में पानी का लेवल ठीक है या नहीं। अगर कम हो गया है तो और स्टेराइल पानी डालना है। और कैनुला का क्या? उसे भी साफ करना होता है? भिगोकर फिर साफ पानी से धोकर सुखाकर यूज करना और दोबारा लगाने से पहले उसके सिरों को अल्कोहल स्वैब से साफ करना। ये इन्फेक्शन रोकने के लिए जरूरी है। और मरीज की स्किन जहां ट्यूब लगती है वहां? हाँ बिल्कुल, मरीज के नथुनों, कानों के पीछे, गालों पर जहां भी कैनुला या ट्यूब टच करती है वहां रोज देखना चाहिए कि स्किन लाल तो नहीं हो रही, कट तो नहीं रही या कोई घाव तो नहीं बन रहा। प्रेशर सोर जैसा? हाँ, लंबे समय तक दबाव से ऐसा हो सकता है। और अगर नाक सूखी लगे तो वही पानी वाला लुब्रिकेंट इस्तेमाल करना है। ये सब करने का मकसद यही है, नमी बनी रहे, इन्फेक्शन ना हो और स्किन डैमेज ना हो। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि ऑक्सीजन थेरेपी जितनी जरूरी है उतनी ही सावधानी भी मांगती है। ये बस ट्यूब लगाकर ऑन करने वाला काम नहीं है। बिल्कुल सही कहा। इसमें सेफ्टी रूल्स का सख्ती से पालन करना, हर स्टेप को ध्यान से करना और मरीज को लगातार मॉनिटर करना शामिल है। मकसद सिर्फ ऑक्सीजन देना नहीं, बल्कि सुरक्षित और असरदार तरीके से देना है। तो इस पूरी बातचीत से हम यही समझ सकते हैं कि हेल्थ केयर में छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना कितना ज्यादा जरूरी है। हर कदम के पीछे कोई वजह है, हर सावधानी किसी ना किसी खतरे को टालने के लिए है। एकदम सही। और जिस तरह से ये सारी प्रक्रियाएं बताई गई हैं,
हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखने को कहा गया है, उससे एक सवाल मन में आता है क्या? कि भविष्य में टेक्नोलॉजी या प्रोटोकॉल कैसे बेहतर हो सकते हैं। क्या हम ऐसे सिस्टम बना सकते हैं जो ऑक्सीजन डिलीवरी को और भी सेफ बनाएं, शायद हर मरीज की ज़रूरत के हिसाब से और ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हों, या फिर क्या टेक्नोलॉजी इन मैनुअल कामों में होने वाली मानवीय भूल, जैसे गलत फ्लो रेट सेट करना या पानी डालना भूल जाना, इनके रिस्क को कम कर सकती है। ये सोचने वाली बात है कि इस ज़रूरी देखभाल को हम और कैसे बेहतर और सुरक्षित बना सकते हैं।